हेलो गाइस, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोगों का स्वागत है आज इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रोथ पर या ग्रोथ फिजियोलॉजी पर। ठीक है, ग्रोथ फिजियोलॉजी में आज हम मोस्टली जिन टॉपिक को पढ़ेंगे उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो मोस्टली आज हम लोग ग्रोथ फिजियोलॉजी में, सॉरी ये मार्कर गलत आ गया हमारे हाथ में। आज हम लोग ग्रोथ फिजियोलॉजी में चर्चा करेंगे। तो मोस्टली कुछ टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे और जिन टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है उन टॉपिक का नाम है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्रोथ के टाइप्स पर चर्चा करेंगे, ग्रोथ के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ठीक, ग्रोथ के टाइप्स पर चर्चा करने के बाद हम ग्रोथ के फेज़ पर चर्चा करेंगे, ग्रोथ के फेजेस पर चर्चा करेंगे। फिर हम ग्रोथ के पैटर्न पर चर्चा करेंगे, ग्रोथ के पैटर्न पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम EI पर चर्चा करेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स पर, और फिर हम फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। थोड़ा चूँकि मार्कर को स्याही की आवश्यकता होती है तो कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक रहता है और उससे यह कि मार्कर ठीक चलेगा तो हम लोग भी ठीक चलते रहेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास, मतलब कि किसी भी जीव के या किसी भी ऑर्गन के मास में या वेट में वृद्धि होना, वो क्या है, ग्रोथ है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों की संख्या में जब वृद्धि होती है तो हम उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं, उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ है क्या? तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, मोस्टली हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक फंडामेंटल इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जैविक प्रक्रिया है। और कैसी जैविक प्रक्रिया है? इरिवर्सिबल है, फंडामेंटल है, ऐसी एक जैविक प्रक्रिया है। जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, और इसके ये ट्विंस कैरेक्टर्स हैं, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमेशा एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब जो वृद्धि है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, या यूनिडायरेक्शनल भी होती है, कहीं कहीं ये मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। ठीक है, तो इसी पे अपन चर्चा करेंगे। ग्रोथ के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से जान लेते हैं, उसके बाद अपन आगे कहानी बढ़ाएंगे इसकी। ग्रोथ के बारे में इतना तो हम लोग जान ही चुके हैं। इसके बाद अब हम लोगों को ग्रोथ के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ग्रोथ के बारे में हम लोग आगे और जानने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ जो है ग्रोथ संभवतः
जो है दो तरह की शुरू में दिखाई गई है, एक तो लोकलाइज्ड ग्रोथ और एक डिफ्यूज ग्रोथ। एक तो लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है और एक डिफ्यूज ग्रोथ होती है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड और डिफ्यूज का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। लोकलाइज्ड होती है एक ग्रोथ और एक ग्रोथ होती है डिफ्यूज ग्रोथ। डिफ्यूज्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ ऑल ओवर, मतलब पूरे बॉडी की एक साथ ग्रोथ होना, ग्रोथ ऑल ओवर। और लोकलाइज्ड का मतलब किसी एक अंग या किसी एक ऑर्गन का जो है बढ़ना, वो क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ कहलाती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ के अलावा अपन थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली चर्चा कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। चूँकि एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है वो भी इससे संबंधित है, तो इससे कुछ और चीज़ें भी निकल के आ जाएंगी। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन मास ये ट्विंस करेक्टर, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन ग्रोथ के बारे में इतना जानने से और काम बनेगा नहीं, तो आगे अपन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा जानने की और कोशिश करते हैं। ग्रोथ जो है आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है, दो प्रकार की होती है, इसको हम बाद में बताएंगे। सीड जर्मिनेशन की जो फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब कि जब बीज का अंकुरण होता है तब जो है ग्रोथ फर्स्ट स्टेप होती है उसकी। सीड जर्मिनेशन के दौरान ग्रोथ क्या है, फर्स्ट स्टेप के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ग्रोथ पीरियड से एक ऐसा ग्रोथ पीरियड होता है जो सस्पेंडेड होता है, उसकी चर्चा बाद में करे थे। तो ग्रोथ जो है रिजल्ट इन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, उनका रिजल्ट होती है। ये दो तरह की होती हैं क्रियाएं, हम लोग जानते ही हैं। एक तो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो होती हैं, एनाबॉलिज्म जो होती हैं और कैटाबॉलिज्म, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आर सिंथेटिक रिएक्शंस, दे आर सिंथेटिक और दे आर destructive रिएक्शंस। तो जब ग्रोथ हो रही होती है किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, तो उस समय एनाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो हायर होता है, एनाबॉलिज्म का रेट हायर होता है और कैटाबॉलिज्म का रेट लोअर होता है। मतलब कि जब एनाबॉलिज्म the rate of anabolism is more than the rate of catabolism, that is growth। ग्रोथ क्या है, जब कि जो है एनाबॉलिज्म का रेट, एनाबॉलिक या एनाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन रेट is more than catabolism during ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि जो एनाबॉलिज्म का रेट होता है वो ज़्यादा होता है कैटाबॉलिज्म की अपेक्षा, ठीक है। तो ग्रोथ में सिंथेटिक रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होती हैं और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस स्लोली होती हैं। अब एक और पॉइंट इससे निकल के आता है कि मान लीजिए अभी तो ग्रोथ हो रही है तो एनाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा है, कैटाबॉलिज्म का रेट कम है, मतलब सिंथेटिक रिएक्शंस का रेट ज़्यादा है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस का रेट कम है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कैटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा हो जाता है
एनाबॉलिज्म का रेट कम हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, व्हेन कैटाबॉलिज्म द रेट मोर देन द एनाबॉलिक रिएक्शंस रेट, जब इसका रेट कम हो जाए सिंथेटिक रिएक्शंस का और कैटाबॉलिज्म का बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं, एक टर्म होता है डी ग्रोथ, या इसको एक और टर्म देते हैं निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ, जब एनाबॉलिक रेट कम हो जाए और कैटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। सेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हो सकता है 40-50 मिनट का वीडियो हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। ये तो हो गई बात उसकी, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, थोड़ा स्याही मार्कर में डालनी पड़ेगी मुझे लग रहा, क्योंकि मार्कर सूख रहा है। सही डाल लेंगे तो ये चल जाएगा ज़्यादा समय तक। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, वृद्धि के प्रकार। तो मोस्टली हमने आप लोगों को अभी बताया था कि दो तरह की ग्रोथ होती है, एक डिफ्यूज ग्रोथ होती है और एक जो है लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। वो उसके बारे में बता दिया था कि जब पौधे के या एनिमल के किसी एक पार्ट में वृद्धि होती है तो उसको लोकलाइज्ड ग्रोथ कहते हैं, और जब उसमें पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे अंगों में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज ग्रोथ। लेकिन उसके अलावा एक वृद्धि होती है इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक वृद्धि होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जिसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ भी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ भी बोलते हैं, ग्रोथ भी कहते हैं, इसको इंटरनल ग्रोथ भी कहते हैं। अब इसका क्या है, ग्रोथ जब बॉडी के अंदर होती है, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, जब बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ में जो प्लांट की सेल्स होती हैं ये डिवीज़न करती हैं, और डिवीज़न करने पर ये क्या करती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नई कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब कि अगर प्लांट की कोई एक मेरिस्टेमेटिक सेल है तो वो विभाजन करेगी और इसके विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक तो मेरिस्टेमेटिक होगी और एक जो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगी, एक प्राइमरी फिर ये कोशिका विभाजन करेगी तो इससे बनेगी, और इस तरीके से टर्जरी और सेकेंडरी बनती है। इस तरीके से परमानेंट टिश्यू का भी निर्माण होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम एक्रीडेशन अथवा एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। और इसी फीचर्स के कारण, चूँकि ये डिफाइनिंग फीचर्स है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है नॉट डिफाइनिंग फीचर? उसके कारण ही ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई एक नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर भी कोई डस्ट पार्टिकल्स लगातार जब सालों तक जमा होते रहते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है।
ठीक है, एक्यूमुलेशन के द्वारा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ही तो कहते हैं, साइज बढ़ना ग्रोथ है। तो इसलिए इसको हम नॉट डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इट शोज बाई नॉन लिविंग, ये ऑल्सो शोज बाई नॉन लिविंग, ऑल्सो शोज बाई नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग के द्वारा भी शो होती है, नॉन लिविंग के द्वारा भी शो होती है, इसलिए इसको हम नॉट डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं, एक्सटेंजिंग ग्रोथ को। ठीक है, इसके अलावा एक ई डिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है और एक ई डिटर्मिनेंट ग्रोथ, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ के बाद फिर जो है और टॉपिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं, एक है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। एक तो है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और दूसरी ग्रोथ है, उसको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ को अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, द organisms that have unlimited growth throughout their whole lifespan, their whole लाइफ, मतलब पूरे जीवन भर। लाइफ स्पेन तो आप लोग जानते ही हैं कि टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ फ्रॉम नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। तो जब पूरे जीवन भर किसी जीव में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तो उसको इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लांट की ग्रोथ, एग्जांपल है ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ एक एज के बाद जब, या डिटर्मिनेंट ग्रोथ को लिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं, जब द ऑर्गेनिज्म विच या दे दैट हैव लिमिटेड ग्रोथ, या ऐसे कह सकते हैं ओनली अप टू सर्टेन एज, मतलब ग्रोथ ओनली अप टू सर्टेन एज, एक आयु के बाद जब ग्रोथ बंद हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ, और एनिमल में इसी तरीके की वृद्धि होती है। तो ये बात समझ में आ गई, हम लोगों को ग्रोथ के टाइप्स पता चल गए, ग्रोथ होती क्या है वो पता चल गया। अब हम लोगों को जानना है उसके बाद कि ग्रोथ फिजियोलॉजी में कैसे काम करती है, ग्रोथ का क्या काम है, इस पीरियड को हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी चूँकि बड़ा होगा थोड़ा सा सेशन, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ एक बड़ा, फिजियोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उन सभी में जो वृद्धि होती है वो दो तरह की होती है, एक तो इंटरनल ग्रोथ होती है और दूसरी ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, सभी पौधों को ग्रोथ के दौरान, जैसे कोई भी पौधा है वो सभी पौधे ग्रोथ के दौरान एक सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड से गुजरते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड से होकर गुजरते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है,
और ये सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड क्या होता है कि ग्रोथ के दौरान एक ऐसा समय आता है जब पौधे या उसके विभिन्न पार्ट्स वृद्धि करना बंद कर देते हैं, उनमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है। और ये दो तरह से होता है। एक तो सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड दो टाइप का होता है, एक तो क्विसेंस के माध्यम से होता है और दूसरा होता है क्विसेनिसेंस बोलते हैं उसको, क्विसेंस, ठीक है। और दूसरा होता है डोरमेंसी। क्विसेंस क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि वृद्धि का वो है, यह है जो सस्पेंशन होता है क्विसेंस, यह जो है बाह्य कारणों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारणों के कारण जब वृद्धि रुक जाती है, किसी भी बाह्य फैक्टर के कारण जब वृद्धि रुक जाती है तो उसको हम कहते हैं, ये वो एनवायरमेंटल फैक्टर ही होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जब कोई वृद्धि रुक जाती है ड्यू टू द जो है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर, ग्रोथ सस्पेंडेड फॉर सम टाइम्स या फॉर लिटिल टाइम्स, दैट इज कॉल्ड क्विसेंस। डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी क्या है कि किसी ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, जैसे हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोनल, जेनेटिकल, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, ग्रोथ suspended for some time, sometimes ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जब ग्रोथ इंटरनल फैक्टर्स के कारण कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डोरमेंसी, ठीक है। और इन फैक्टर्स के द्वारा जब ग्रोथ कंट्रोल होती है इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा तो उसको हम सस्पेंडेड जो है डोरमेंसी कहते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड का एक फेज बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, थोड़ा सा हमने कहा सेशन बड़ा होगा लेकिन मज़ेदार होगा। आप लोग जो है सेशन को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कुछ चीज़ें, उनको जानने के लिए आपको अब अपन को क्या करना है, फेजेस ऑफ ग्रोथ के फेज के बारे में जानना है। फेज क्या होते हैं? तो ग्रोथ के 3 फेज मोस्टली देखे गए हैं। एक तो सेल डिवीज़न फेज, या ठीक है सेल डिवीज़न फेज, इसको हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन फेज। दूसरी है सेल इनलार्जमेंट फेज, सेल इनलार्जमेंट फेज। और तीसरी जो फेज है वो है डिफरेंशिएशन फेज। चूँकि डिफरेंशिएशन फेज, ये 3 फेजेस जो है ग्रोथ की होती है। एक तो सेल फॉर्मेशन फेज या सेल जो है डिवीज़न फेज। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका होती है वो वृद्धि करती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, ठीक है, थ्रू डिवीज़न, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज थ्रू डिवीज़न। सेल्स के जो नंबर हैं, सेल्स की जो संख्या है वो
विभाजन के दौरान इस फेज में बढ़ती है। दूसरी फेज क्या है? सेल एनलार्जमेंट फेज। सेल एनलार्जमेंट फेज में क्या होता है? साइज ऑफ सेल इंक्रीज, ठीक है, और वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। सेल जो है साइज में बढ़ती है, आकार में बढ़ती है, और वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंशिएशन फेज की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण फेज है। इसमें इसको हम लोग मैचुरेशन फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं। और इस फेज की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेज है मैचुरेशन फेज, ये इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, अंग बनते हैं। इसलिए हम इसको मॉर्फोजेनी के नाम से भी जानते हैं, मॉर्फोजेनी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मॉर्फोजेनी के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनोजेनी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑर्गेनोजेनी के नाम से भी जानते हैं, और डेवलपमेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द 3 बेसिक फेजेस ऑफ ग्रोथ। 3 फेज ये ग्रोथ की होती हैं। पहली तो डिवीज़न फेज, या जिसको हम कहते हैं सेल फॉर्मेशन फेज। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज थ्रू द डिवीज़न। और उसमें एनलार्जमेंट फेज में क्या होता है? साइज ऑफ सेल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। डिफरेंशिएशन फेज में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको मॉर्फोजेनी, ऑर्गेनोजेनी भी बोलते हैं, और मैचुरेशन फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पैटर्न की बात कर लेते हैं फेज के। ठीक है, फेज जो ग्रोथ है उसके पैटर्न की बात करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स पे। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इसको हम कोर्सेस भी बोलते हैं, कोर्सेस ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, पैटर्न्स ऑफ। एक साइंटिस्ट था वॉन सैक्स, जिसको हम वॉन सैक्स बोलते हैं, वॉन सैक्स या वॉन सैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसने वृद्धि के समय जो ग्रोथ का टाइम था उसके बीच में एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ही ड्रॉ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर, उसने क्या किया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रोथ टाइम पीरियड। ग्रोथ टाइम पीरियड मतलब कि उसने ग्रोथ का जो समय था, वृद्धि का जो समय था, उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ किया, और उसको हम जो है ग्राफ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एस कर्व या ग्रोथ कर्व। दिस इज नोन एज एस कर्व, ग्रोथ कर्व। इसको हम ग्रांड कर्व और सिग्मोइड कर्व, ग्रांड कर्व और सिग्मोइड कर्व, इन नामों से जानते हैं। सिग्मोइड कर्व, इन नामों से जानते हैं। वॉन सैक्स या वॉन सॉक्स ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया ग्रोथ टाइम पीरियड के लिए, उसको हम एस कर्व, ग्रोथ कर्व, ग्रांड कर्व या सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। इसमें 3 फेज दिए उसने। जो 3 फेज दिए उसमें पहली फेज थी लैग फेज,
लैग फेज प्रारंभिक काल में ग्रोथ जो होती है वो स्लो ग्रोथ को शो करती है, स्लो इनिशियल ग्रोथ बताती है, स्लो ग्रोथ इन इनिशियल टाइम, मतलब जब ग्रोथ होती है प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसे समय में जो है स्लो ग्रोथ होती है और इसमें सेल का मोस्टली फॉर्मेशन होता है इस फेज़ में, ठीक है, इस फेज़ में सेल का फॉर्मेशन होता है और ये इस तरीके का कर्व लगभग बनता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये मान लीजिए टाइम, ये ग्रोथ की टाइमिंग है, तो टाइमिंग के साथ साथ ये कर्व कुछ इस तरीके का बनता जाता है, मतलब ऐसे बनता है समय के साथ और ये सिग्मॉइड कर्व बनता है, ठीक है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट फेज़, ये लैग फेज़ होती है, इसका ये लॉग फेज़ होती है, दूसरी वाली फेज़ को हम लॉग फेज़ बोलते हैं और तीसरी जो फेज़ होती है जहाँ वृद्धि स्थिर हो जाती है उसको जो है हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़ या एस फेज़। इसको अपन देखते हैं सेकेंड फेज़ को। तो आगे बढ़ने के लिए जो है अपन दूसरी फेज़ जान लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉग फेज़। सेकेंड जो फेज़ होती है उसको बोलते हैं लॉग फेज़, दूसरी फेज़ को बोलते हैं लॉग फेज़। लॉग फेज़ क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज़, इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज़ में ये मैक्सिमम ग्रोथ को शो करता है। क्या करता है? शो मैक्सिमम ग्रोथ और वेरी फास्ट ग्रोथ, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है, अधिकतम ग्रोथ होती है और इसमें मोस्टली सेल इलोंगेशन की जो अवस्था है, सेल का साइज बढ़ता है, सेल इलोंगेशन के कारण सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। तीसरी फेज़ की बात करें, स्टेशनरी फेज़ या एस फेज़ बोलते हैं। इसमें वृद्धि जो है क्या हो जाता है? रुक जाती है, एकदम से स्थिरता आ जाती है, उसको हम एस फेज़ बोलते हैं। तो ये सारा फेज़ हो गया, जो उतना भी ग्रोथ के बारे में हम लोग जान सकते थे उतना जानने की कोशिश की, ये फेज़ हो गया। और अभी थोड़ा और टाइम लेंगे, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्टिंग टू द ग्रोथ। उसके पहले थोड़ा सा हम एक आध चीज़ छूट रही होगी तो उसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं, फिर अपन जो है फैक्टर्स की बात कर लेंगे। चूँकि ये लाल मार्कर है तो इससे भी लिखने का अपना कुछ मज़ा है। सॉरी, हाँ, अपन बात कर रहे थे किसकी? चलिए, अपन बात कर रहे थे मेजरमेंट, फिर उसके बाद अपन बात कर लेंगे ईआई की, फिर अपन जो है चलेंगे फैक्टर्स पे। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का जो मेजरमेंट है, मापन, वृद्धि का जो मापन है उसको कैसे करेंगे? तो वृद्धि को मापने के लिए निम्नलिखित जो है विधियां हैं, दीज आर द फॉलोइंग मेथड्स फॉर द ग्रोथ मेजरमेंट, दीज आर फॉलोइंग मेथड्स पहली जो वृद्धि को मापने की मतलब विधि है, मेथड है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पौधे को देख करके डायरेक्ट ऑब्जर्व कर करके हम जो है वृद्धि के बारे में जानकारी कर सकते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो पहला तो भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, बाई हॉरिजॉन्टल। और ये देखो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप,
ये जो टॉपिक है इससे 2-3 क्वेश्चन तो 101 प्लांट ग्रोथ फिजियोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन तो 101% ये मेजरमेंट से एक क्वेश्चन तो आते ही है टीजीटी पीजीटी नीट में, तो हम लोगों को बड़े उससे जानने की कोशिश करनी है। बीएससी में भी बहुत बढ़िया से हम कर सकते हैं। और तीसरा जो यंत्र है उसको कहते हैं हम क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ एक ये डिवाइस है, इसके माध्यम से भी हम वृद्धि को माप सकते हैं और इसको सर जगदीश चंद्र बोस जेसी बोस ने बनाया था और उन्होंने वृद्धि का मापन इस चीज़ के माध्यम से किया था। और चौथा है वृद्धि मापी। वृद्धि मापी ये कई तरीके के होते हैं, इनको हम कई प्रकार का कहते हैं। ये कई जो है ऑक्सीजनोमीटर ये होते हैं, तो इसमें एक ARC ऑक्सीजनोमीटर है, ERC ऑक्सीजनोमीटर है, एक प्रीफर या इसको हम कहते हैं पुली ऑक्सीजनोमीटर। पुली ऑक्सीजनोमीटर एक ये भी है, कई तरह के ऑक्सीजनोमीटर हैं। और एक ये तीसरा है, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्सीजनोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्सीजनोमीटर। तो इस तरीके के बहुत सारे यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम वृद्धि को माप सकते हैं और वृद्धि को मापने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं EI। EI है क्या? इसको कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इंडेक्स। EI को हम कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स ये होता क्या है? EI एफिशिएंसी इंडेक्स होता क्या है? जब हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को एक यूनिट टाइम में मेज़र करते हैं, मतलब किसी भी प्लांट के किसी भी प्लांट में या किसी भी प्लांट के किसी पार्ट में एक यूनिट टाइम में हम उसका जो मेज़रमेंट करते हैं, उसका जो मापन करते हैं, उसकी जो वृद्धि को मापते हैं, दैट इज़ नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। उसको हम कहते हैं क्या? एफिशिएंसी इंडेक्स। यूनिट टाइम में इन अ यूनिट टाइम इन an unit time in an unit time we measure the growth of any plant part called EI। यूनिट टाइम में हम उस जब किसी भी प्लांट पार्ट को मेज़र करते हैं, चाहे तो वो लीफ हो, ठीक है, ग्रोथ को मेज़र करते हैं, चाहे तो वो लीफ हो, चाहे तो फ्रूट हो, चाहे फ्लावर हो, किसी भी पार्ट की अगर हम ग्रोथ को एक यूनिट टाइम में मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स। और इसका जो वैल्यू होती है ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। प्लांट टू प्लांट डिफरेंट होती है, वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो ये EI के बारे में हो गया, एफिशिएंसी इंडेक्स। अब हमारा जो मोस्टली एक और टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द ग्रोथ। ग्रोथ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टेड द ग्रोथ। फैक्टर अफेक्टिंग दी ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है लाइट।
लाइट पहला फैक्टर है जो किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल की ग्रोथ को प्रभावित करता है। चूँकि हम प्लांट ग्रोथ फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट के बारे में जानना है। तो रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस, ये किस किस से संबंधित है? ये हमारे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है और रूट शूट की ग्रोथ को। ठीक है, रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ रूट एंड सूट, रूट और सूट की ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनसे संबंधित है। अगर हम बात करें रूट और सूट की ग्रोथ को, तो इसको तो अपन डिफरेंशिएशन में कहते हैं, इसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से संबंधित और फोटोसिंथेसिस से संबंधित। प्रकाश जो लाइट है नॉट नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों की प्रारंभिक अवस्था और सीड जर्मिनेशन के समय, पौधों की प्रारंभिक अवस्था और सीड जर्मिनेशन के समय लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लाइट नॉट यूज्ड इन सीड जर्मिनेशन और इनिशियल ग्रोथ पीरियड। ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर लाइट का एब्सेंस है तो इसका पौधे की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे इटियोलेशन हो जाता है प्लांट में। ठीक है, इटियोलेशन ऑफ प्लांट्स के होने लगता है, मतलब पौधे जो है वो मुरझाने लगते हैं। अगर लाइट एब्सेंस नहीं है तो वो काले पड़ने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, उनकी पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी। तो ये होता है, इटियोलेशन की प्रोसेस होती है। उसके अलावा लाइट जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश प्लांट्स मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कंट्रोल्ड बाय लाइट। तो लाइट इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इससे मॉर्फोलॉजी कंट्रोल नहीं होगी, और चूँकि ये कंट्रोल करता है इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट आवश्यक है, और रूट शूट के डिफरेंशिएशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन और इनिशियल आवश्यकता के लिए नहीं है। अगर पौधे को लाइट ना मिले तो इटियोलेशन हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका ताप यानी टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर यानी कि ताप। ठीक है, ताप या टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है पौधे के लिए वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन एलन के नोट्स जो बताते हैं वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एलन के नोट्स बताते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर पौधे बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं, उनको उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन 45 डिग्री सेंटीग्रेड से मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 50
45 डिग्री से अधिक के टेम्परेचर पर जो है पौधे प्रभावित होने लगते हैं। उनकी जो प्रोटोप्लाज्म है उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म विघटित होने लगता है, नष्ट होने लगता है। दूसरा 45 से नीचे जो एंजाइम है, एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं, मतलब वो नष्ट होने लगते हैं, डीनेचर्ड होने लगते हैं, एंजाइम्स डीनेचर्ड होने लगते हैं। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने लगता है, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होता है। इससे प्लांट का जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। और जो है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोएगुलेशन की प्रोसेस होने लगती है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का कोएगुलेशन होता है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर पौधा जो है इन क्रियाओं को करने लगता है। प्रोटोप्लाज्म उसका विघटित होने लगता है, कोएगुलेट होने लगता है। एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के, वो डीनेचर्ड होने लगते हैं और ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो वो है वाटर। तीसरा फैक्टर है वो है वाटर या पानी, पानी या वाटर। तीसरा फैक्टर है वाटर, जिसको हम कहते हैं जल, जल, पानी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर वाटर नहीं मिलता है तो पौधा जो सीड होता है जिसको हम भूमि पर डालते हैं, उसकी जो सीड कोट होती है वो जो है मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण सूख जाती है और डोरमेंट अवस्था में चला जाता है। इसलिए पौधे को पानी जर्मिनेशन